एक और 11 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। संसद में आज फिर घमासान है। सांसदों के निलंबन से लेकर चुनाव कानून और कश्मीर को लेकर परिसीमन प्रस्ताव पर विपक्ष नाराज है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित है। विपक्ष आज संसद से सड़क तक प्रदर्शन कर रही है। दोपहर 1 बजे विपक्ष के नेता विजय चौक तक मार्च करेंगे। मोटिवेट करना तरीका नहीं है, इनकरेज करना बहुत ही जरूरत है। हमारी संसदीय परंपराओं के अंदर तो नियोजित तरीके से सदन को स्थगित कराने का प्रयास है ना, तो मैं नारेबाजी करना बताया ना, कोई डेडलाइन आपको कह रहा हूँ कि सभी माननीय डेडलाइन कब तक आपको हर मुद्दे पर मैं पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा, सभी को दूंगा। आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे, जाइए अपनी सीट पर। अगर मैं हर मुद्दे पर आपको बोलने का, विपक्ष का काम एक ही रह गया है, विरोध करना। आधार को लेकर के विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो और 3 परिवर्तन किए गए उस पर तो वो नहीं कर रहे हैं कि जैसे वर्ष में एक बार वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाया जा सकता था, इस बिल में जो है 3 बार की व्यवस्था कर दी गई है। इसको लेकर के उन्होंने वो नहीं किया कि कितना फायदेमंद हुआ है। वास्तव में है क्या कि विपक्ष हमेशा केवल विरोध की राजनीति कर रहा है, जनता के हित की बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ जो भी बहस होती है विपक्ष इस नाते भाग नहीं लेता है कि वो जनहित का है। जब आप ये कहते हैं कि आधार जो है वो कोई आई कार्ड के तौर पे उसको नहीं माना जा सकता, या आधार के जरिए हम लोगों ने देखा कि कई बार किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लिया गया, किसी की पूरी जानकारी हैक कर ली गई। इसमें एक बार महेंद्र सिंह धोनी तक का नाम आया था। तो मुझे लगता है कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, क्या उसकी मंशा है, अब वो पूरे बिल के डिटेल में जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चुनाव सुधार बिल सिर्फ 26 मिनट में लोकसभा में पारित हो गया। आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा, लेकिन इस विधेयक को लेकर विपक्ष के तेवर सख्त है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जिस अफरा तफरी में कानून बनाना चाहती है उससे तो यही लगता है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है, इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं इस बिल के आने से जो एक अधिकार लोगों को वोट देने का दिया गया है उसका हनन हो रहा है। आई एम आस्किंग फॉर डिवीजन सर, आई वांट डिवीजन सर। सर डिवीजन होगा, देख सर डिवीजन होना। विपक्ष विरोध जताता रहा, सरकार की मंशा पर सवाल उठाता रहा, लेकिन इस विरोध और हंगामे के बीच ही वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने वाला चुनाव कानून संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विपक्ष के विरोध की वजह क्या है ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने से क्या बदल जाएगा, इससे चुनावी प्रक्रिया में कितना बदलाव आएगा। सरकार की सबसे बड़ी दलील है कि इस कदम से चुनाव में धांधली रुकेगी। वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने से फर्जी वोटर कार्ड बनने पर लगाम लगेगी। तो सरकार ये कोशिश करता है कि बोगस वोटिंग रुकना चाहिए और फेक वोटिंग, नकली वोटिंग जो होता है, जिसमें अगर रोकने के लिए कदम उठाया जाता है तो इसमें सदन को इसमें साथ देना चाहिए। इसके साथ ही सरकार चुनाव सुधारों से जुड़े इस बिल के कई फायदे भी बता रही है, जिसका सीधा असर मतदाताओं पर पड़ेगा। अब सर्विस वोटर्स के लिए चुनावी कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा। इससे महिला कर्मचारियों के पति भी सर्विस वोटर में शामिल हो जाएंगे। अभी तक ऐसा नहीं था। वोटर लिस्ट में साल में 4 बार नाम दर्ज कराने का प्रावधान है, यानी अब मतदाता साल में 4 बार नाम रजिस्टर करा सकते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने 2015 में वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की योजना पर काम शुरू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। बिल के विरोध में विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया तो सरकार ने इस पर भी जवाब दिया। वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है, इसलिए
हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मंत्री जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए। डिवीजन में लिख कर दिया कि डिवीजन करवाइए ताकि हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर सकें, मगर मंत्री जी को इतना टाइम दिया और दिन में पास कराया, और ये बड़ा गलत है। ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छा दिन नहीं है कि दिन में इतने इम्पोर्टेंट बिल को सरकार ने पास करा, बड़ा गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को सर मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो पुट्टुस्वामी केस में जो जजमेंट में लीगैलिटी ऑफ दिस एक्शन विच आर्टिकुलेट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ लॉ, ये बिल्कुल क्वालिफाई होते हैं क्योंकि हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और इसके तहत लोगों को एक बराबरी दरवाजा और दर्जा देने जा रहे हैं। लोकसभा में बिल पास होने के बाद भी विपक्ष विरोध जता रहा है, बिना चर्चा के बिल पास करने का आरोप लगा रहा है। सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। कश्मीर की वादियों में बर्फ की चादर बिछ गई है, लेकिन सियासत गर्म है। परिसीमन प्रस्ताव को लेकर विपक्ष के तमाम नेता अब भी खफा है। थोड़ी देर में फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार संगठन की बैठक है। इस बैठक में जम्मू में ज्यादा सीट बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। श्रीनगर के डल लेक का पानी जम गया है, मौसम में ठिठुरने पर मजबूर कर रहा है। परिसीमन आयोग के प्रस्ताव से सियासत उबल रही है। महबूबा मुफ्ती तमतमाई हुई हैं, फारूक अब्दुल्ला गुस्से में हैं, गुलाम नबी आजाद खफा हैं। कश्मीर के लिए सियासत करने वालों को रास नहीं आ रहा है कि घाटी में सिर्फ एक सीट बढ़े और जम्मू में 6 सीटों का इजाफा हो जाए। महबूबा मुफ्ती तो सीधे सीधे कहती रही हैं कि कमीशन ही बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बना। अब बीजेपी कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ पार्टियां बना के, कुछ इंडिपेंडेंट खड़ा करके, कुछ गुजरात पहाड़ी को लगा के असेंबली में इनके पास इतने एमएलए हो ताकि जो इन्होंने गलत फैसला किया उसको असेंबली के जरिए। हम डिलिमिटेशन कमीशन से सिर्फ एक उम्मीद रख रहे हैं कि जो भी फैसले हों वो सियासी बुनियाद पे ना हो। डिलिमिटेशन कमीशन वैसे भी जम्मू कश्मीर के लिए एक्सक्लूसिवली होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए आपने कर दिया, हम भी इस फैसले के साथ थे नहीं। लेकिन अब जो फैसले डिलिमिटेशन कमीशन के तरफ से होंगे वो पॉलिटिकल बेसिस पर नहीं होने चाहिए। डिलिमिटेशन हमेशा पार्टी के आधार पर होती है, कभी नहीं कि उसका लोकसभा में आदमी होगा या राज्यसभा में होगा, असेंबली में उसका आदमी है या नहीं है, उस पर कभी नहीं होती है। तो ये तो डिस्क्रिमिनेट किया गया है कमेटी बनाते वक्त, कि वो टेलर मेड कमेटी थी कि किस पार्टी का था। इसमें भी कांग्रेस का कोई नहीं था, इवन पीडीपी का कोई नहीं था, पैंथर पार्टी का कोई नहीं था, इवन दूसरी रीजनल पार्टीज हैं उनका कोई नहीं था। कश्मीर को मिली कम सीटों को लेकर गुपकार संगठन के नेता फारूक अब्दुल्ला के घर पर जुट रहे हैं। फिर वो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। कश्मीरी नेता खफा हैं, लेकिन जम्मू में पकड़ बनाने वाली बीजेपी गदगद है। जम्मू से लेकर दिल्ली तक के नेताओं की खुशियां छन छन कर बाहर आ रही हैं। विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में ये पास किया जाता है कि 2026 तक ये डिलिमिटेशन नहीं होगी। कारण उसके पीछे जो इन्होंने जम्मू के साथ अन्याय किया था वही कारण था। आज जबकि डिलिमिटेशन बना है और वो किसी मापदंड को लेकर के उन सीटों के बारे में बता रहे हैं, जम्मू को इतनी सीटें मिलनी चाहिए, कश्मीर को इतनी मिलनी चाहिए, कश्मीर को पहले से ही ज़्यादा सीटें थी, तो स्वाभाविक बात है कि जिन्होंने गलतियां की है वो चीखेंगे। कुछ राजनीतिक दल, श्री उमर अब्दुल्ला हो, सुश्री महबूबा मुफ्ती हो या कांग्रेस के लोग हों, उनको हमेशा से ही सच्चाई और तथ्यों से वो दूर रहते हैं। आज अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने सत्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, रियलिटीज फैक्ट्स के आधार पर अगर डिलिमिटेशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है तो इन सभी नेताओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कश्मीर में जम्मू से ज्यादा आबादी है। कश्मीर सियासतदान की मांग है कि सीटों के बंटवारे में इसका खास ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी की दलील है कि इलाका भी मायने रखता है। जम्मू का क्षेत्रफल घाटी से ज्यादा है। जम्मू 26,293 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि कश्मीर का इलाका
15,848 वर्ग मीटर है। डिलिमिटेशन कमीशन किस प्रकार काम करती है, चुनावी आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाएं किस तरह काम करती हैं, या उनको इस बात की जानकारी नहीं, इल्म नहीं, अध्ययन नहीं, या फिर कोई और स्वार्थ है, कोई और मोटिव है जिसके कारण ये बात कही जा रही है, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाए, पक्षपात किया जाए। कल दिल्ली में परिसीमन आयोग की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने भी शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली इस बैठक के बाद आयोग ने जम्मू कश्मीर में 7 सीट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इसके तहत 6 सीटें जम्मू और 1 सीट कश्मीर में बढ़ेगी। एसटी आरक्षण का भी प्रस्ताव है। एसटी के लिए 9 सीटें रखी गई हैं। पहले यहां अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित नहीं थी। एसपी के लिए आरक्षित सीटें 4 से बढ़कर 7 हो जाएंगी। ऐसी सूरत में जम्मू कश्मीर में कुल सीटें 83 से बढ़कर 114 हो जाएंगी। जम्मू की सरहदी इलाकों में गुज्जर और बकरवाल समुदाय रहते हैं। परिसीमन के बाद यही सीटें आरक्षित होंगी। ऐसी सूरत में जम्मू की सीटें 52 तक हो जाएंगी और जो जम्मू में मजबूत होगा उसी की सरकार बनेगी। हम आपको बता दें कि 2014 में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जिसे 28 सीटें मिली। बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें हासिल हुई थीं। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर के न सिर्फ सियासी मिजाज बदलेगा, बल्कि सियासी संतुलन भी बदल जाएगा। फिर तो जम्मू तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अभी इंतजार है। परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट 6 मार्च 2022 तक ही पूरा कर पाएगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो यूपी चुनाव में एक तस्वीर पर कितने सियासी तीर हैं, एक तस्वीर पर कितने सियासी वीर हैं। एक समारोह में जब मुलायम सिंह और संघ प्रमुख मोहन भागवत एक साथ दिखाई दिए तो कई आरोप उछले। कांग्रेस ने कहा नई सपा में स का मतलब संघवाद से है। कांग्रेस के इस आरोप से समाजवादियों ने फौरन जवाब दिया और एक ट्वीट से कांग्रेस को राजनीतिक शिष्टाचार समझाया। फोटो जारी करके कहा कि समारोह में एनसीपी नेता भी मौजूद थे। यूपी में निषाद पार्टी को बनाने के लिए योगी सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ी। निषाद पार्टी को उम्मीद थी कि लखनऊ रैली में अमित शाह आरक्षण का ऐलान करेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो निषाद पार्टी खफा हो गई। आइए दोनों हाथ विजय के विश्वास की मुट्ठी बीजिए और भारत मां का जयकारा लगाइए। बोले भारत माता की। लखनऊ की इस रैली से निषाद पार्टी को काफी उम्मीद थी। मंच पर अमित शाह थे। निषाद समुदाय के लोगों से लखनऊ का रमाबाई अंबेडकर मैदान खचाखच भरा था। निषाद समुदाय गदगद थे कि उन्हें उनका हक मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह इसका ऐलान करेंगे, लेकिन रैली में सब बातें हुई। अमित शाह की चुनावी हुंकार दिखी, जीत के दावे हुए, विपक्ष पर प्रहार हुए, पर निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कोई वादा नहीं हुआ। आग्रह करना चाहता कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो भी आया अपनी जाति का काम किया, निषाद समाज का काम किया क्या? काम किया क्या? सभी पिछड़ी जातियों का, सभी गरीबों का काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था और उन्होंने इसको पूरा किया। कितने वर्षों से एक मांग थी कि एक अलग मंत्रालय बनाया जाए। मांग थी या नहीं थी? बताओ भाई, थी या नहीं थी? अलग मंत्रालय नहीं बनाया जाता था। 2019 में संजय निषाद जी ने, साध्वी निरंजन ज्योति जी ने चुनाव के वक्त मोदी जी के सामने मांग रखी। मोदी जी ने उसको पूरा करने का वादा किया और आज अलग मंत्रालय बनकर हम सबके सामने है, काम चालू। मुख्यमंत्री जी 17 दिसंबर की रैली के बाद से निषाद पार्टी बौखलाई हुई थी। संजय निषाद नाराज बताए जा रहे थे। अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। यहां तक कि अखिलेश यादव अपनी रैलियों में निषाद समुदाय को धोखा देने की बातें करने लगे थे। राजभर से खुलेआम बातचीत की बातें करने लगे थे। निषाद पार्टी के रुख और अल्टीमेटम के बाद योगी सरकार जागी और रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी के साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का ज्ञापन भी लगा है। संजय निषाद की दलील है कि अनुसूचित जाति की सूची में मझवार जाति का जिक्र है, जबकि मझवार जाति के लोग मांझी, मझवार, केवट,
मल्ला और निषाद भी लिखते हैं। इस वजह से उन्हें एसटी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। हम ऑलरेडी केंद्र के सूची में हम अनुसूचित है मझवार, और उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारें जो बेईमान थी वो हमें हमारे सर नेम को छड़ी में डाल के हमें रोकने का प्रयास किया, तो उनका जवाब भी है। और इन हमारे नौजवान साथियों का और मछुआरों के और जो हमारे आरक्षण के मुद्दे का ये सार्थक और एक निर्णायक पहल है, और मैं इन्हें बधाई देता हूँ। लेटर तो चला गया, अब अगला स्टेप क्या? अब उस पर हम दिल्ली जाकर आरजीआई से उसका रिपोर्ट लूंगा, आरजीआई से फिर पुनः भेजकर इसे घोषणा कराएं और जल्दी से जल्दी हमारे मछुआरों के बच्चों का भविष्य तय हो सके, विकास की मुख्तार इनका मझवार के नाम से सर्टिफिकेट दिया जाए। यूपी में निषाद समुदाय काफी संख्या में है। निषाद पार्टी इन समुदायों पर खासा दखल रखती है। ऐसे में चुनाव के बीच बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सहयोगी को नाराज करने का मोल तो हरगिज नहीं ले सकती। आज तक ब्यूरो।